आज हम बात करते हैं पावर सिस्टम के बारे में। पावर सिस्टम के अंदर देखो, पावर सिस्टम पढ़ने के लिए पहले अपने को ये जानना जरूरी है पावर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और क्या काम आती है। पावर जानना अपने को जरूरी है। तो पहले अपन बात करते हैं पावर के बारे में। तो पावर जैसे कि अपन 3 प्रकार की पावर होती है। एक होती है हमारे एपरेंट पावर, एक होती है हमारे एक्टिव पावर, एक हमारी होती है रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तीनों पावर के बारे में। ये फॉर्मूला लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तीनों पावर आ जाएंगी। अब कौन सी पावर को क्या बोलते हैं ये बात कर लेते हैं। जो एस लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अपन टोटल पावर। अगर हम बात करें आगे पी, तो पी क्या है यहाँ पे, एक्टिव पावर। इसको बोलते हैं एवरेज पावर या फिर बोलते हैं इसको रियल पावर। एवरेज पावर पूछे तो भी एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर पूछे तो एक्टिव पावर है, रियल पावर पूछे तो भी ये भी एक्टिव पावर है। आगे बात सुनिए, तीनों का नाम एक ही है। अब बात करें क्यू की। ये क्यू के साथ में जे लग रहा है, दिख रहा है ये जे। ये जे क्या है, जे चीज दिखाता है इमेजिनरी चीज को। कोई चीज इमेजिनरी है जो अपने आंखों के सामने नहीं है, अपने को दिखेगी नहीं चलती हुई, तो ये इमेजिनरी है, दिमाग में ये है। ठीक है, तो ये वाली जो साथ में क्यू है ये क्या है, रिएक्टिव पावर है, जो कि हमारे काम नहीं आती वो पावर है। काम नहीं आती का मतलब ये नहीं है कि हमारे काम ही नहीं आएगी, सबसे ज्यादा काम ही यही आती है, हमारे सिस्टम को चलाने में काम यही आती है। अगर ये नहीं होगी तो एक्टिव पावर जीरो है, एक्टिव पावर का कोई मतलब नहीं है। तो इमेजिनरी पावर होती है, या फिर इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर। अब इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि यूनिट की कैसे दर्शाते हैं। तो देखो, जो एपरेंट पावर होती है उसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, या फिर हम दर्शा सकते हैं इसको किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर। हम बात करें एक्टिव पावर, एक्टिव पावर की यूनिट होती है किलो वोल्ट। क्या होती है, किलो वोल्ट। हम बात करें आगे जो कि क्या है, रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये आर क्या है यहाँ पे, रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। आगे बात सुन ले। अब हम बात करते हैं हमारे लोड। लोड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। जो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिव लोड क्या होते हैं, इंडक्टिव लोड क्या होते हैं और कैपेसिटिव लोड क्या होते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन उनके अंदर कितना डिग्री का डिफरेंस होता है, कौन सा लैगिंग होता है, कौन सा लीडिंग होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन सा लैगिंग है, कौन सा लीडिंग है और कौन सा यूनिटी है, ये हम बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले रेजिस्टिव लोड के बारे में। तो रेजिस्टिव लोड का देखो सिंबल मैंने कुछ ऐसा बताया, जो आपने पहले भी कभी देखा होगा, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो टोटल जो इंपीडेंस होगा या फिर टोटल प्रतिबाधा होगी, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह की प्रतिबाधा। तो जेड क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, इंपीडेंस दर्शा रहा है। जेड क्या दर्शा रहा है, इंपीडेंस दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जेड इंपीडेंस है, वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर, क्योंकि अपने सर्किट में ओनली क्या है, ओनली रेजिस्टर है अभी। ठीक है, तो टोटल इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है। ओम्स का नियम पढ़ा है सबने, ओम का नियम पढ़ा है। क्या क्या होता है ओम का नियम, I प्रोपोर्शनल टू V, या फिर V बराबर IR। इसको सोल्व करेंगे तो I बराबर V अपॉन R आ जाएगा। हाँ, तो I बराबर V अपॉन R आता है, तो R की जगह मैंने क्या रख रखा है यहाँ पे, Z। ठीक है, अब I टोटल I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। ये जीरो क्या है ये हम बताऊं, तो वोल्टेज क्या होती है, 0 डिग्री पे होती है। अपन रेफरेंस मान के चल रहे हैं, वोल्टेज किस एंगल पे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री रेफरेंस क्या होता है, जैसे ये एक्सिस होते हैं, तो ये वोल्टेज एंगल मान लो, ये वोल्टेज वाली लाइन है, वोल्टेज वाली लाइन है जो किस पे है, 0 डिग्री पे। हम बात करें अब करंट की, तो करंट टोटल करंट क्या आ जाएगी, जो वोल्टेज का एंगल है वही आ जाएगा। एंगल में कुछ चेंज हो रहा नहीं हो, तो करंट कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। तो जिस पे वोल्टेज है उसी पे आएगी करंट भी। आगे बात सुन में, तो यहाँ पे करंट आ गई, तो एक ही लाइन पे वोल्टेज भी करंट भी, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है नहीं है, तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला तो सबको पता होगा, पावर फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है cos फाई। ठीक है, पावर फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है cos फाई। अगर इसकी जगह अपन 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 कितना होता है, 1 मतलब यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। आगे बात सुनने, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोड, क्या होता है, इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में कुछ ऐसा दिखता है, एक रेजिस्टेंस साथ में एक इंडक्टर। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करें, प्रैक्टिकल इंडक्टेंस की बात करें अपन, तो उसके साथ में रेजिस्टेंस जरूर आता है। ठीक है, एल मतलब क्या होता है, इंडक्टर। इंडक्टर यानी कुंडली, कुंडली समझ में आती है। ठीक है, तो एल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर यानी कुंडली, कुंडली के साथ में कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए अपन रेजिस्टेंस को साथ लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो जेड जो होता है, टोटल जो इंपीडेंस होगा वो कितना होगा, इस बार रेजिस्टेंस ओनली थोड़ा होगा, रेजिस्टेंस के साथ में क्या है,
इंडक्टर भी है तो इंडक्टर का भी तो रिएक्टेंस आएगा, जैसे इसका रेजिस्टेंस होता है तो इंडक्टर का क्या होता है, रिएक्टेंस, जिसको क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो रिएक्टेंस है इंडक्टर का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो इसको किससे दर्शाते हैं, प्लस जे ओमेगा एल। आर के साथ में मैंने क्या ऐड किया, प्लस जे ओमेगा एल। यहाँ पे प्लस क्यों आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि जो इन दोनों के बीच में एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इंडक्टर में क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो टोटल इंपीडेंस क्या हो गया, जेड बराबर 90 डिग्री। आगे बात सुन में, अब आई बराबर वही सेम ओम्स नियम का V अपॉन जेड, लेकिन जेड क्या है यहाँ पे, आपकी बात 90 डिग्री है। तो ये जो जेड है अगर इसको सोल्व करेंगे अपन तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, आई बराबर V अपॉन जेड, तो आई हो गया, है ना। लेकिन जो एंगल है जो माइनस, ये जो 90 डिग्री है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का है ना यहाँ पे, अगर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ जाएगा करंट, माइनस डिग्री। ठीक है, अब देखो वोल्टेज कितनी थी, 0 डिग्री पे, और करंट किस पे आ गया, माइनस 90 डिग्री। माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे जाएगा करंट वोल्टेज से। वोल्टेज 0 डिग्री पे है लेकिन करंट माइनस में है, माइनस पे 90 डिग्री पे। माना कि वोल्टेज लाइन ये रही तो करंट कितना होगा, 90 डिग्री पे नीचे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। लेकिन करंट क्या है, वोल्टेज से पीछे, तो करंट को हमेशा रेफरेंस लेके चलते हैं कि करंट क्या है हमारे। तो करंट अगर वोल्टेज से पीछे है तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग। लैगिंग का मतलब लैग कर रहा है, पीछे है। ठीक है, तो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना। तो क्या हो गया, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अगर हम अगले लोड की तरफ बात करें जो कि क्या है, कैपेसिटिव लोड। इसमें आप देखो ध्यान से, तो दो हैं एलिमेंट, एक आर एक सी। जैसा मैंने इसमें बताया वैसा ही सेम है कि कैपेसिटर होता है ओनली, उसके साथ में प्योर नहीं होता, उसके साथ में प्रैक्टिकली क्या होता है, एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, प्योर कैपेसिटेंस नहीं होता, उसके साथ में कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बात करें तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा इसमें, आर माइनस जे ओमेगा सी। आगे बात समझे, आर माइनस जे ओमेगा सी। यहाँ पे माइनस कैसे आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि जो आर में और सी में रिलेशनशिप होता है वो किसका होता है, माइनस का। क्योंकि देखो जो एक्स होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब ये ओमेगा सी ऊपर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये एक्स किसके बराबर हो जाता है, माइनस जे ओमेगा सी के बराबर, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। आगे बात सुन में, अब हम बात करते हैं आगे करंट। करंट कैसे निकालेंगे, करंट होती है वोल्टेज अपॉन जेड, ओम्स नियम। एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री, ये माइनस 90 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो करंट क्या हो गई, 90 डिग्री लीड कर रही है वोल्टेज से। करंट क्या कर रही है, आपकी बात लीड कर रही है। कैसे कर रही है, वोल्टेज लाइन 0 डिग्री जैसी है, ये वोल्टेज लाइन 0 डिग्री, वोल्टेज लाइन 0 डिग्री तीनों में। लेकिन करंट क्या हो गई आपकी बात, 90 डिग्री आगे आ गई वोल्टेज से। तो करंट आगे है, वोल्टेज आगे है, करंट आगे। तो करंट आगे है तो करंट के रेफरेंस में लेते हैं, तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लीड कर। तो इसलिए इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। ये बात तीनों जो मैंने समझाई है वो आपको शायद समझ में आ गई होंगी। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया 3 लोड, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो इनको पहले देख लेते हैं अपन थोड़ा सा कि ये क्या काम आते हैं। देखो रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, पावर का लॉस कराता है। रजिस्टर क्या करता है, पावर का लॉस कराता है। और जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये क्या होते हैं, दोनों स्टोरिंग एलिमेंट है, इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। हम बात करें कैसे स्टोर होती है, तो देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। आर तो क्या होता है, देखो पावर का लॉस कराता है, पावर लॉस। ठीक है, हम बात करें एल और सी, ये क्या है, दोनों स्टोरेज, स्टोरेज करते हैं एनर्जी का। ठीक है, अब बात करें एल। एल कैसे स्टोर करता है एनर्जी को, जो एल होता है यानी वो एनर्जी को स्टोर करता है E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, इस फॉर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। ये जो एनर्जी होती है ये किस फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फॉर्म में। किस में होती है, मैग्नेटिक फॉर्म में। आगे बात समझे। अब हम बात करें कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, सी, ये किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ये करता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ये किस फॉर्म में करता है एनर्जी को स्टोर, मैग्नेटिक फॉर्म में। ये किस में करता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। बस ये बात मैंने बतानी थी तो मैंने बता दी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।